नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एज़ वेल एज़ जो इनके सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हम लोग लेके आते हैं। तो आज जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डीआरडीओ भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जिसकी लास्ट डेट जो है वो 19 जून है। इसकी मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा इस वीडियो में। क्या इसमें सैलरी होगी, क्या इसमें पे स्केल वगैरह रहने वाला है और क्या इसमें क्वालिफ़िकेशंस वगैरह माँगी गई है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एज़ वेल एज़ जो अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। तो पूरी डिटेल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स इस वीडियो में क्लैरिफाई हो जाए। इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इवन किस टाइप के बैचेस वगैरह रहते हैं, क्या शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है, वो सब भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ऐसा इसमें कहा गया है कि एक पोस्ट के लिए लगभग 24 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो किस बेस पे ये क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, क्या इसमें रीजंस रहने वाले हैं, दैट इज़ फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। और जो ऑफलाइन इंटरव्यू होगा उसके बाद यहाँ पे 24 में से सिर्फ 12 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो वो किस बेस पे शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया वगैरह रहेगा वो सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप ए की टेक्निकल रिवीजन में पोस्ट निकली है। जी हाँ, मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। पहले जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे जैसा कि देख भी पा रहे हैं, एक वैकेंसी जो निकली है वो साइंटिस्ट डी में निकली है। जी हाँ, साइंटिस्ट डी में जिसकी बेसिक पे लगभग 78,800 रुपये है। अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड सैलरी आज की डेट में अगर बात करें तो लगभग 1,55,000 के आसपास इन हैंड सैलरी यहाँ पे बनती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल ग्रॉस सैलरी की तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, यानी कि बीटेक आपका किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 7 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इवन कुछ जो पोस्ट है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी उन पोस्ट में मांगा गया है, वही मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी पोस्ट है। बट अभी जो स्टूडेंट जिनका 7 साल का एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और पोस्ट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट जो एक्सेप्टेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई कोई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीएस वालों को लेंगे, आईटी वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि आईटी वालों को भी यहाँ पे लिया गया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को भी लिया गया है। इवन कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह अगर रिलेटेड टू कोई भी कंप्यूटर की स्ट्रीम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा कुछ इसमें डिज़ायरेबल मांगा गया है। डिज़ायरेबल मतलब कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो एक प्लस एडवांटेज आपको रह सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में अगर आपको आती है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। अगर सिमुलेशन स्पेस लोकेशन में आपका कुछ नॉलेज है तो आप उसके लिए आपको एक प्लस एडवांटेज दिया जाएगा। पोस्ट डॉक्टरल या फिर डॉक्टरल डिग्री इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स में की हुई है तो आपके लिए एक एडवांटेज है। और नॉलेज ऑफ जर्मन, फ्रेंच एंड रशियन, जापानीज एंड चाइनीज अगर आपको आती है ये नॉलेज तो आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है दोस्तों। ऐसे इसी टाइप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इस इंजीनियरिंग में भी वैकेंसी है ये। इवन फिजिक्स में अगर किसी का बीटेक वगैरह किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है तो भी उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है यहाँ पे। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी हम लोग कंप्यूटर साइंस CSIT वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब बात करूँ दोस्तों साइंटिस्ट सी की, तो साइंटिस्ट सी में जो कि लगभग 67,700 रुपये बेसिक पे होती है। इन हैंड सैलरी की अगर बात करें लगभग 1,30,000 के आसपास इन हैंड ग्रॉस सैलरी यहाँ पे हो जाती है। डीए वगैरह इसमें मिला दो, डीए डीए HRA और जो अदर फैक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट में जो कि डिफरेंट अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, टीए वगैरह हो गया, प्लस कुछ अदर पर्क्स हो गया, उन सबको मिला के सैलरी जो है लगभग 1,30,000 के आसपास यहाँ पे इन जाती है। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है दोस्तों, छोटा अमाउंट नहीं है, काफ़ी अच्छी सैलरी। इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में वैकेंसी आई है। इसी हिसाब से जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। और कंप्यूटर साइंस वालों की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है कि अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जी हाँ, साइंटिस्ट सी की पोस्ट जिसकी की बेसिक पे लगभग अभी मैंने आपको बताया 78,800 रुपये के आसपास है, उस पोस्ट के लिए सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस पे आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन या बीटेक इंजीनियरिंग होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था। वैसे अगर CSIT, IT या कंप्यूटर नेटवर्क किसी में भी आपका बीटेक किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। 3 साल का मिनिमम इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें भी अगर डिज़ायरेबल की बात करें तो डॉक्टरेट डिग्री अगर है, मास्टर डिग्री, तो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। और जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज और चाइनीज लैंग्वेज अगर आती है तो उनको अगेन प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट और उसके अलावा आई है जिसमें कि फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 3 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्होंने बात की है। जी हाँ, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है इन बिलो डोमेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका एक्सपीरियंस है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग
यानी HPC फॉर सिंगल और डेटा प्रोसेसिंग अगर आपका एक्सपीरियंस है, जैसा कि HPC काफ़ी एग्जाम्स में आजकल आने लगा है, तो अगर आपका उसका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आपके पास एडवांटेज रहेगा। C++ प्रोग्रामिंग में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, पाइथन या ओपन सोर्स मशीन लर्निंग में एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अप्रोप्रिएट टूल्स होते हैं उसमें अगर एक्सपीरियंस है, डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके एलिजिबल हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पे 2 वैकेंसी ये भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन शॉर्टलिस्ट होगा फाइनली, कौन कौन इसमें शॉर्टलिस्ट हो सकता है वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट में वो भी आपको डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। पहले हम लोग डिज़ायरेबल देख लेते हैं। डिज़ायरेबल जो है दोस्तों, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, नॉलेज ऑफ जर्मन, फ्रेंच, रशियन, ये इनको सबको प्रायोरिटी दी गई है। ऐसा नहीं कि ये कन्फर्म है, ये सिर्फ डिज़ायरेबल क्राइटेरिया दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। ओशियोनोग्राफी में भी यहाँ पे एक वैकेंसी चाहिए। तो जो रेलिवेंट स्टूडेंट है वो यहाँ से PDF भी मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप जाके दे सकते हैं। मोर और लेस सेम ही है कंप्यूटर साइंस की तरह ही। केमिकल इंजीनियरिंग में वो देख पा रहे हैं 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। फिजियोलॉजी में भी यहाँ पे मांगा है, और फार्मालॉजी में भी यहाँ पे, फार्माकोलॉजी में भी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है MSc में, तो वो भी जो रेलिवेंट स्टूडेंट है वो दे सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट जिसकी बेसिक पे लगभग 1,23,100 रुपये है, क्रॉस सैलरी यहाँ पे 2 लाख के आसपास होती है, उसमें वैकेंसी है। मैकेनिकल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे इसमें आई है। 11 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी रेलिवेंट फील्ड में तो आप इसके एलिजिबल है, और कोई इससे रेलिवेंट अगर एक्सपीरियंस आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। सेम फॉर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एरोस्पेस में भी यहाँ पे वैकेंसी रही है, जिसमें 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्होंने मांगा है साइंटिस्ट D में। कंप्यूटर साइंस वाला को मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे इसमें आई है, तो वो भी आपके नॉलेज के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। तो कुल मिला के कंप्यूटर साइंस एंड स्टूडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे दिख रही है। 4 से 5 वैकेंसीज है जो आप एक बार वीडियो में जाके देख सकते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट D, साइंटिस्ट C में यहाँ पे वैकेंसी है C एंड D में। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा RSC की वेबसाइट पे, rse.gov.in पे, ठीक है। और वो इसके लिए एलिजिबल होने के लिए लास्ट मिनट कंजेशन नेटवर्क अवॉइड कर सकते हैं आप, पहले ही फॉर्म भर लीजिए अपना। अकेडमी रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी कैंडिडेट है, अगर उन्होंने एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में एज मेंशन अबव क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बढ़ा है, और दे हैव ए डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर एस्टेब्लिशिंग फैक्ट, उनके पास वो प्रूफ होना चाहिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। वेटेज फॉर हायर क्वालिफिकेशन, अगर किसी का हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको वेटेज भी दिया जाएगा। वेटेज फॉर हायर क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू रिसर्च एक्सपीरियंस एंड इज गिवन ओवर। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग में तो 2 साल का आपको वेटेज दिया जाएगा। मेडिसिन है, फिजियोलॉजी में अगर आपको है तो 3 साल का वेटेज दिया जाएगा। डॉक्टर डिग्री है तो 3 साल का वेटेज है, ठीक है। इन सभी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम 3 ईयर्स का जो है वो वेटेज यहाँ पे दिया गया है, उससे ज़्यादा का किसी को वेटेज नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बात आप याद रख सकते हैं। द पीरियड ऑफ स्टडी शुड नॉट ओवरलैप विद द वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ, आजकल जैसे लोग जॉब के साथ साथ अगर आप MTech या फिर PhD वगैरह करते हैं तो ओवरलैप यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप अगर सेपरेट आपकी डिग्री है तभी आप उसको कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट C के लिए जो है वो एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए 35 साल से, और साइंटिस्ट D और E के लिए 45 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कुछ लोग PWD कैंडिडेट है उनको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिविल सेंट्रल सर्वेंट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, उनको 5 साल की सर्विंग एक्सपीरियंस और रेगुलर बेस पर आप हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फॉर वैकेंसी पर्टेनिंग टू SC, C एंड अबव द कैटेगरी रिविजन्स इज नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर देयर इज नो रिलेक्शन फॉर अंडर द रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पे ये भी बात आप याद रख सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और भारतीय नागरिक केवल इसके लिए एलिजिबल है। वर्क एक्सपीरियंस जो है दोस्तों वो भी मैं आपको बता दूँ, लेवल 7, 10 से और 7 CPC से जो में बिलो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड एनी कैंडिडेट, यानी 1 साल से आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप करंट जॉब में होना चाहिए। फॉर्म 16A भी यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर मांगा है, जो कि बेसिकली जनरली अवेलेबल रहता ही है। कुछ CCA डिक्लेरेशन एंड NOC वगैरह भी है। नीड टू अपलोड ए साइन डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऐप। जब आपको सबमिट करना रहेगा उस टाइम पे आपको NOC, अगर आप गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको जो है वो NOC वगैरह फुलफिल करना पड़ेगा। और कुछ कैंडिडेट जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर CCA एट द टाइम ऑफ फाइनल इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको जो है वो NOC सबमिट करना रहेगा। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन DRDO ऑन रेगुलर बेसिस प्रोबेशन मस्ट ऑब्टेन NOC फ्रॉम CCA। अगर आप DRDO में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो भी आपको CCA से सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी दोस्तों उसमें 100 रुपीज़ की फ़ीस बात की गई है, ठीक है। जनरल EWS
कैंडिडेट को नॉन रिफंडेबल फ़ी दी जाती है और SC/ST एंड वुमेन के लिए कोई यहाँ पे फ़ीस की भी डिमांड नहीं है। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग है वो जो होगी वो कैरिड आउट होगी वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिटी, एज एंड क्वालिफिकेशन के बेस पे यहाँ पे इनको क्वालिफाई किया जाएगा। टेक्निकल स्क्रीनिंग की अगर बात करें दोस्तों, और फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एलिजिबल एप्लीकेशन टेक्निकल स्क्रीनिंग जो होगी मे बी 2 लेवल पे हो सकती है। वो टेक्निकल स्क्रीनिंग विल बी कैरिड आउट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस पोसेस्ड बाय द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस भेजा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे उसको देखा जाएगा अच्छे से, और उसके बाद ही इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई हवा में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, पूरा प्रॉपर यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो वो बात आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्री डिफाइंड रेशो है कैंडिडेट का टू बी कॉल्ड फॉर द प्रीलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू। एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, एक पोस्ट अगर है तो उसमें अप टू 24 कैंडिडेट को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 2 पोस्ट है तो उसमें 48 कैंडिडेट को यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस बात का भी आप याद रखिएगा। और जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेट को भी बुलाया जाएगा, और जो 2 पोस्ट है उसमें 24 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इससे ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, फिल्टरिंग हो जाएगी, उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो इस बेस पे किया जाएगा। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो इन पर्सन होगा, और उसी के मार्क्स में मिनिमम 75% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है पर्सनल इंटरव्यू में, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। और ऑल डिसीजन जो है एलिजिबिलिटी असेसमेंट और जो इंक्वायरी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो विल बी एंटरटेन इन द कनेक्शन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और रिसर्च एजेंसी। उनको कोई भी इंक्वायरी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आप रख सकते हैं। क्लोजिंग डेट जैसा कि आपको बता रहा हूँ 19 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आप अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं अभी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है ये भी आप देख सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा ताकि आप चाहें तो जाकर भी देख सकते हैं। और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसके अलावा आपके अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।